हेलो मेरे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात। आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक के साथ डिस्कस शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, यानी प्रकाश के अपवर्तन से परिचय किए थे। हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी नोट्स लिखा था, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा जब की थी, प्रकाश के परावर्तन, उस लेक्चर में भी आपको हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए, जो लोग छूट जाते हैं शुरू के लेक्चर में, तो ये मत सोचिए कि छूट गया। आप मेरे चैनल पर, रेबल फिजिक्स चैनल पर सब्सक्राइब कर दें या फिर उस पर पहुँचें आप, और वहाँ पहुँचने के बाद आप सर्च करें कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहाँ है, प्रकाश का परावर्तन कहाँ है, ज़रूर मेरा नियम मिल जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हमने 2 बताया था वहाँ। यहाँ भी प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है वो 2 ही है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो हम लोग बढ़ेंगे उसमें हम लोग 2 नियम, जैसे कि पहला पिछले की तरह आपतित, बहुत आसान पड़ेगा अब आपको अपवर्तन, चूँकि रिफ्लेक्शन में आपने टाइम दिया। अब देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, स्टार लगा दिया हमने, शुरू से ही बताया, जिस पर स्टार आएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। दूसरा नियम कहता है प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, इसको बोलते हैं साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसको बोलते हैं साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान देंगे, नियतांक होता है। देखिए, हमने क्या लिखा है, दूसरा लॉ, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही आपका प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड लॉ है। तो ध्यान रखेंगे, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर लिखते हैं। ये जो म्यू देखते हैं आप लिखा हुआ, ध्यान देंगे, जहां म्यू, इसको पढ़ने का तरीका म्यू है। देखिए, म्यू लिख दिया मैं, जहां म्यू एक अचर राशि है, यानी कांस्टेंट है। ध्यान रखेंगे, म्यू एक नियतांक है, म्यू एक अचर राशि है। अब ये कि आप गौर से कि ये जब अचर राशि है, ध्यान से देखिए, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे हम ये बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये आपका ग्लास है, कांच है। अब देखिए, यहाँ से लाइट को भेजे आप, ये आपका नॉर्मल है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ n है, यहाँ n डैश है, लाइट आ रही है, ध्यान से देखेंगे।
अब तो ये एयर मीडियम है ऊपर और ये ग्लास है, ये आपका ग्लास है, कांच। जब ये आना चाहिए तो इसको सीधे रेखा में यहाँ आना चाहिए, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन ये सीधा ना होकर ये मुड़ गई नॉर्मल की ओर। हम पिछला ही लेक्चर में आपको बताया था ये डिस्कशन कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अब देखिए गौर से, ये ग्लास है, कांच है, इसको आप कांच बोल सकते हैं, कांच है, कांच ग्लास, और ये हवा है, ध्यान रखेंगे। ये आप एक किरण का नाम दे दिया जाए, ए है आपका, ओ है, और ये इसका पाथ बी है। तो देखिए आपतित किरण ए ओ, अपवर्तित किरण ओ बी, और आपतन बिंदु ओ पर डाला गया अभिलंब एन एन डैश, तीनों एक तल में है, एक ही समतल में, एक ही प्लेन में। ध्यान दीजिए यहाँ इसको एक ही प्लेन माना जाएगा, और यही आपतन कोण के जिया यानी साइन आई और ये साइन आर का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट टर्म को हम म्यू से लिखते हैं और इसी को आप वर्तनांक कहते हैं। अलग बात है कि बहुत सारी किताबें म्यू के बदला एन भी लिखता है, ध्यान देंगे, तो आपको एन भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि अपवर्तनांक होगा। ध्यान दीजिए, हम यहाँ बढ़ते हैं आगे। अब गौर से देखिए, म्यू एक अचर राशि है, हाँ लिख ही देते हैं हम, जिसे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। अब देखिए चित्र से क्लियर कर दें हम, एओ आपतित किरण हो गई, ओ बी अपवर्तित किरण, एंगल एओएन ये आपका आपतन कोण हो गया, जिसको हम एंगल आई से लिखते हैं, और एंगल देखिए बी ओ एन डैश अपवर्तन कोण, वो एंगल आर हो गया, और एन एन डैश अभिलंब नॉर्मल हो गया, इसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब आपका नोमेनक्लेचर तैयार हो गया। अब देखिए सेकेंड लॉ को ध्यान से देखिएगा, इसका खोज विलवर्ड स्नेल किया था 1621 ईस्वी में, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप गौर से देख रहे हैं यहीं पर लिख देते हैं म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। हाँ, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर रहेगा। जहाँ भी आपको आए कि स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, ये स्नेल नाम है वैज्ञानिक का, विलवर्ड स्नेल, 1621 ईस्वी में। आपको हम जानकारी के लिए यहाँ दे दें, 1621 ईस्वी में इसको खोजा था, इसलिए इनके नाम पर इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, और स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ऑब्जेक्टिव क्लियर। स्नेल का नियम क्या है? म्यू इजकल टू साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई माइनस साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। जवाब आएगा साइन आई बाय साइन आर। देखिए आपका क्लियर है, ऑब्जेक्टिव भी सोल्व हो रहा है। ऑब्जेक्टिव को ध्यान देने वाले लोग ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दें। सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछेगा कि आप स्नेल का नियम लिखें, तो घबराइएगा मत। स्नेल का नियम लिखने का मतलब ये सेकेंड पार्ट लिखना है। कहेगा अपवर्तन के नियम लिखें, तो दोनों पार्ट लिखना है, पहला और दूसरा। लेकिन ध्यान रखा जाए, स्नेल का नियम कहेगा तो आपको सेकेंड पार्ट ही लिखना है, इतना दूर ही लिखना है। प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण के जिया तथा अपवर्तन कोण के जिया का अनुपात
एक नियतांक होता है, यानी म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसका खोज 1621 ईस्वी में विलवर्ड स्नेल द्वारा किया गया, इसलिए इसको स्नेल का नियम कहा जाता है। लिख दिए हैं जहाँ म्यू एक अपवर्तनांक है, यानी एक अचर राशि है, जिसे आप अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये चित्र से क्लियर है। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, और यही आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक है। आप ध्यान रखेंगे, जिसके कांस्टेंट को हम अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब आप परीक्षा के लिए फ्री हो गए। कहेगा प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें, दोनों लिखना है। कहेगा स्नेल का नियम लिखें, यही वाला लिखना है। ऑब्जेक्टिव कहेगा म्यू बराबर साइन है, ये ध्यान रखना है, म्यू का कोई यूनिट नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। एनओटी नोट कर देते हैं। यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि समान राशि का अनुपात है। ध्यान रखना है, म्यू जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, अपवर्तनांक को जब भी हम लोग सूचित करेंगे, दर्शाएंगे, तो ये समान राशि का अनुपात। देखिए यहाँ साइन आई बाई साइन आर, जब हम वेलोसिटी के टर्म में जाएंगे तो वेलोसिटी बाय वेलोसिटी आ जाएगी। गहराई के टर्म में जाएंगे तो रियल बटा एपरेंट हो जाएगा, यानी समान राशि का अनुपात होगा। तो नेचुरली है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसका कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा करते क्या हैं कि हम लोग अपवर्तनांक को अलग से थोड़ा जान लेते हैं। ये अच्छा चीज़ है, अपवर्तनांक को हम लोग अलग से जान लें। परिभाषा तो देख ही लिए, लेकिन अलग से हम लोग थोड़ा सा समझ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूँकि उसको दूसरे टर्म में भी डिफाइन किया जाता है, काम आएगा सवाल बनाने में, सॉल्विंग न्यूमेरिकल में आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए ध्यान रखा जाए। देखिए, अपवर्तनांक टॉपिक दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक आया तो थोड़ा समझा देना उचित समझता हूँ मैं। अगली कक्षाओं में आपको ये काफ़ी मदद करेगा, इसकी जानकारी लेना पड़ेगा। देखिए, अपवर्तनांक क्या है। हमेशा अपवर्तनांक जो म्यू का वैल्यू निकालते हैं, एक माध्यम में दूसरे माध्यम की अपेक्षा निकालते हैं। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी फाइंड किया जाता है तो इन ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, एक माध्यम में दूसरे माध्यम की अपेक्षा। चूँकि अपवर्तन का अंक है अपवर्तनांक, ध्यान दीजिए, इंडेक्स। तो अपवर्तन की घटना कब होती है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मान लेते हैं यही फिगर सामने है, देखिए हवा को माध्यम 1 मान लें, कांच को माध्यम 2 मान लें, तो क्लियर है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में आया। यदि कोई आदमी इसी को दिखा दे कि कांच से हवा में जा रही है, तो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। आखिर 2 माध्यम लेना आवश्यक होगा अपवर्तन की घटना को समझाने के लिए। तो अपवर्तन की घटना जब भी होगी तो 2 मीडियम होगा, 2 मीडियम में से किसी एक मीडियम की अपेक्षा दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक आपको निकालना है। इसी के बीच रिलेशन जो निकला वो म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आई आर निकला। लेकिन अपवर्तनांक को हम निम्न अलग रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। ये अपवर्तनांक ध्यान दिए कि एक 2 माध्यम में एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, यानी हमेशा 2 माध्यम में एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का निकलेगा। सपोज कीजिए कि साइन आई बाई साइन आर तो आपने देख लिया, लेकिन अलग से भी जैसे हम अपवर्तनांक लिख रहे हैं, इसे निम्न रूपों में भी परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, किया जा सकता है। कैसे? तो पहला लेते हैं। मान लेते ऐसा भी हो सकता है कि निर्वात से प्रकाश आई, वैक्यूम से प्रकाश आया। ध्यान दे लीजिएगा, तो निर्वात से प्रकाश आई और किसी माध्यम में चला गया,
ऐसा भी हो सकता है। हवा से नहीं हो, निर्वात है, वैक्यूम है, चूँकि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम से आ सकती है। तो मान लीजिए पहला परिभाषा हम लिख रहे हैं, देखिए म्यू इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम में जाए, यहाँ फिक्स नहीं है। तो निर्वात के लिए लिखते हैं हम C और माध्यम के लिखते हैं V। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं म्यू बराबर C/V। याद रखिएगा, ये तभी उपयोग करेंगे जब निर्वात रहेगा, जहाँ C का मान फिक्स है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा का ले या हम निर्वात का ले, लेकिन वैल्यू उस समय रखने की ज़रूरत होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये भी जो है किसी माध्यम का है, यानी हमने बताया हवा से कांच में गया, तो यहाँ हवा निर्वात नहीं हुआ, लेकिन कांच माध्यम हुआ, तो कांच वाला लिखेंगे। जैसे हम दूसरा दे देते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। दूसरा में देखिए म्यू इज इक्वल टू माध्यम 1 कर देते हैं, 1 में प्रकाश की चाल बाय माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब इससे क्लियर हो गया क्या? ध्यान दीजिए। अब जैसे सामने फिगर है, हवा है और कांच है, तो यहाँ हम ऐसे को क्लियर कर दें, तब आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि आपके पास फिगर तो बनाई है, कितना फिगर बनाया जाए, माध्यम 1 और इसको दे देते हैं हम अंदर कांच वाले को माध्यम 2। ये कांच माध्यम है। तो अब देखिए हवा को माध्यम 1 मान लिए और ग्लास को माध्यम 2 मान लिए, तो नेचुरल है ये क्या हो गया, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को मान लीजिए हम V मान लिए और इसको भी V मान लिए, लेकिन इसको 2 मान लिए और इसको 1 मान लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V1 बाय कौन चीज़, V2। इसका मतलब जिस माध्यम से प्रकाश निकलकर जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है, माध्यम 1 से प्रकाश निकलती है, माध्यम 2 में प्रकाश प्रवेश करती है, तो स्वाभाविक बात है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे, म्यू। यानी ये म्यू आप जानिए। देखिए हम म्यू का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये अलग से n से भी लिखा जाता है, कोई किताब न्यू भी लिख देता है। आप घबराएंगे नहीं, ये लिखने का संकेताक्षर है। अगली कक्षा में म्यू ही मिलेंगे, भले ही आपके क्लास में n भी मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम यहाँ म्यू और n भी लिख देते हैं। लीजिए हो गया, आपका टेंशन दूर। म्यू और n, यहाँ भी म्यू और n कर देते हैं ताकि आपको समझ में आवे। अब देखिए नंबर 3, म्यू और n कहता है वास्तविक गहराई। अब बट्टा एपरेंट आभासी गहराई। देखिएगा आप बर्तन का प्रभाव हम पढ़ाएंगे आगे के लेक्चर में, तो आपको मिलेगा वास्तविक गहराई बाय आभासी गहराई। पानी के अंदर मछली को देखेंगे आप, तो अपने वास्तविक गहराई से ऊपर नज़र आती है। तो जब ऊपर नज़र आ गई तो आभासी, अब वास्तविक तो उसका जहाँ पर लोकेट है वो वास्तविक हो गया। यानी जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं दिखता है, वो लगता है कि आपको ऊपर है। इसलिए मछुआरे को मछली को जो भेदता है तो भेदने में कठिनाई होती है। वो उसका वास्तविक गहराई पर न जाकर आभासी गहराई को यदि दिमाग में रख के भेदेगा, दिक्कत होगी। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर्स में आगे फिर करेंगे। तो इस तरह आप देखिए गौर से, हम इस तरह आपको डिफरेंट परिभाषा बता रहा हूँ। आप इस परिभाषा में क्या पढ़ें, ध्यान से देखिए। C/V, V1/V2, वास्तविक गहराई आभासी गहराई। इसका अर्थ क्या हुआ कि समान राशि का अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान दिए, क्लियर कर दिए हम। और ये समान राशि का अनुपात है। सबसे बड़ा बात है कि अपवर्तनांक का वैल्यू जो है वो आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ के
प्रकृति पर और प्रकाश के रंग पर। फिर यहाँ नोट लिखते हैं हम, देखते हैं कितना नोट लिखते हैं आपको हम, उसका मतलब होता है ध्यान देने योग्य बातें। अपवर्तनांक का मान आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की बल्कि पदार्थ की प्रकृति एवं प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका कुछ आपको दिमाग में रखना भी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे दिए हम, देखिए इधर हम लिख दिए पदार्थ या माध्यम, और उसका दे दिए यहाँ हम कौन चीज, अपवर्तनांक। तो ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा नहीं, 1 2 3 को कम से कम। जैसे हवा है, हम लोग 1 लेते हैं, वैसे तो होता है 1.003, लेकिन हम 1 ही लिखिए, राउंड फिगर अच्छा लगता है। जैसे कांच है, एवरेज कांच का 1.5। अलग बात है न्यूमेरिकल में 1.6 मिलेगा 6 लिखेंगे, 1.7 मिलेगा 7 मिलेंगे, लेकिन हम जनरल लिख रहे हैं इसलिए मत सोचिएगा। और थर्ड में हीरा या जल भी पहले लिख लीजिए, एयर, कांच, जल लिख दीजिए 1.33। और 4 में एक हीरा, चूँकि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.4। कोई किताब 2.4 लिखता है, कोई 2.45 लिखता है। हम आपको 2.4 दे क्वेश्चन में, 2.45 दे, 2.5 दे, एक ही चीज़ है। तो ये आपको याद रखना होगा। देखिए है हवा, कांच, जल, हीरा, तो ये जनरल चीज़ आपको दे। इसका मतलब क्या होगा, देखिए प्रकृति बदला, मान बदल गया, तो नेचुरल है कि प्रकृति पर निर्भर किया। प्रकाश का रंग का मतलब वेवलेंथ, लाल का अलग, पीला का अलग, हरा का अलग, नीला का अलग, अलग अलग। तो इस तरह ये प्रकाश का रंग, और इस पर ये बात समझ में आ गई होगी, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब है क्या कि ये अपवर्तनांक के परिभाषा थी, तो परिवर्तन अब के साथ आपने देखा। ध्यान यही रखना है कि आपको 2 माध्यम में एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। अब हम लोग अगले लेक्चर में टू बी कंटिन्यूड रखेंगे। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप रखें अपना भी ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर, अगले लेक्चर में।